हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनेद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी कर ली थी। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है टॉप 10 MCQs डिस्कस करना। जो भी हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट में पढ़े हैं उससे हम MCQs के बेस पे डिस्कस करेंगे। NCERT सोल्यूशन है ये हमारा NCERT सोल्यूशन के हिसाब से हम यहाँ पे MCQs डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है टॉप 10 MCQs को डिस्कस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 10 MCQs को। पहला है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? अब यहाँ पे बोल रहा है बुक कीपिंग इज़, अब क्या है? बुक कीपिंग आर्ट है या बुक कीपिंग साइंस है या बोथ है, आर्ट एज वेल एज साइंस, या कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पे इसके लिए जानने के लिए अब आपको बुक कीपिंग जानना ज़रूरी है कि बुक कीपिंग होता क्या है। तो जनरली बुक कीपिंग होता है जो हम लोग अपने डेली टू डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हमारे बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे हम अपने बुक पे रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब आर्ट और साइंस का क्या मतलब है? आर्ट हम अकाउंटिंग को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे डेली टू डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो प्रैक्टिस किया रहता है वो ज़्यादा सही, ज़्यादा अच्छे से अकाउंटिंग को प्रिपेयर कर सकता है। और साइंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अकाउंटिंग में कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हम आर्ट भी बोलते हैं अकाउंटिंग को और साइंस भी बोलते हैं अकाउंटिंग को। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग आर्ट है या साइंस है? तो इसका सही आंसर है बुक कीपिंग बोथ एज एन आर्ट और साइंस। बुक कीपिंग आर्ट भी है, साइंस भी है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए मोर देन प्रैक्टिस भी चाहिए और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे प्रिंसिपल भी होने चाहिए। विदाउट प्रिंसिपल हम कुछ भी अपने से एडिशनल काम हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बुक कीपिंग बोथ है, आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आता है, डैश इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या होता है जो हम प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन में क्या दिया है, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या प्रिपरेशन ऑफ समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें कौन से ऑप्शन हैं जो कि लास्ट स्टेप होते हैं अकाउंटिंग की हर एक प्रोसेस इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका वो है सी, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी हम अकाउंटिंग को प्रिपेयर कर लेते हैं, जनरली अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन ये होता है। तो यहाँ पे जब हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हम कम्युनिकेट करते हैं यूज़र से। जनरली यूज़र कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र भी होते हैं, इंटरनल यूज़र भी होते हैं। तो हमारे कंपनी में दोनों टाइप के यूज़र्स होते हैं। अगर आप यूज़र्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हम एक उसके बारे में अलग से वीडियो पे हम डिस्कस कर रखे हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से। आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो वो यूज़र्स जो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारी कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, हमारे कंपनी में पैसा लगाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, परचेज़ भी करते हैं, सेल भी करते हैं। तो ये सारी जो होती हैं उसके हिसाब से मैनेजमेंट भी डिसीज़न भी होता है। तो जो हमारा लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग में वो होता है कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर गुड्स परचेज और सर्विस रिसीव इज कॉल्ड। मतलब क्या कह रहा है? द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर गुड्स परचेज और सर्विस रिसीव्ड इज कॉल्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि वो पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या कुछ भी हो, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कुछ भी हो,
वो कह रहा है कि कोई भी पर्सन जब हमसे कुछ भी खरीदता है क्रेडिट पे, हम कुछ भी सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो वो हमारा क्या कहलाता है। जैसे हमने आपको सेंड किया और जैसे हमने आपको बेचा कुछ भी, जैसे ये पेन है, ये पेन 10 रुपये का है, अब हमने आपको दिया, तो ये क्या कहलाएगा। हमने आपको दिया तो आप क्या कहलाएंगे। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि वो आदमी क्या कहलाएगा जिसको हमने कुछ बेचा है। तो वो आदमी कहलाएगा या क्रेडिटर कहलाएगा, या प्रोप्राइटर कहलाएगा, या डेटर कहलाएगा, या कुछ नहीं कहलाएगा। तो बताइए, जिसे हमने बेचा वो पर्सन क्या कहलाएगा। वो पर्सन कहलाएगा डेटर। अगर आपको जो भी एंटिटी है, एंटिटी के बारे में जानना है या जो भी बेसिक ट्रांजैक्शंस के बारे में जानना है, तो हम उसके बारे में भी अलग सी वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ पे हमने डिटेल डिस्कशन की है डेटर और क्रेडिटर के बारे में, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो जिसे हम माल बेचते हैं वो हमारा जनरली डेटर होता है, क्योंकि डेटर वो होता है, डेटर हमारा असेट होता है, क्योंकि उससे हमें पैसा लेना होता है, तो इसलिए हम उसे डेटर कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोटर्स। जो भी हम कॉमन यूनिट या कॉमन मेजरमेंट करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, जो भी अकाउंटिंग हमारे कंपनी में हुआ रहता है उससे हम लोग जो मेज़रमेंट करते हैं, पिछले साल की जो भी अकाउंटिंग हुई रहती है उससे, पिछले साल के प्रॉफिट से, तो हम लोग जो मेज़रमेंट करते हैं, तो वो बोल रहा है कि वो रिपोर्टिंग कौन लेता है। तो वहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है कंपेरेबिलिटी या अंडरस्टैंडेबिलिटी या रेलिवेंस या रिलायबिलिटी। तो इसका आंसर जनरली है कंपेरेबिलिटी। हम लोग कंपेयर करते हैं जो भी यहाँ पे अकाउंटिंग हुआ रहता है उसकी इस साल के अकाउंटिंग को हम लोग प्रीवियस साल जो भी अकाउंटिंग हुआ रहता है हम लोग कंपेयर करते हैं कि अब इस बिज़नेस में पिछले साल क्या लॉस हुआ था या क्या प्रॉफिट हुआ था, उसके हिसाब से उसके बेसिस पे हम लोग फिर डिसीजन मेक करते हैं, फिर आगे प्रोसेस करके हम लोग और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैश, गुड्स और असेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द फर्म इन द बिजनेस और अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। जो भी प्रोप्राइटर होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है, अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, वो उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। जो भी बिजनेसमैन स्टार्ट करता है, वो अगर सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन पे बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में या तो पैसा लगाता है या कोई भी गुड्स खरीद के वहाँ पे रखता है, या कोई भी असेट चाहे फर्नीचर चाहे मशीनरी वहाँ पे रखता है, वो इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में है प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट या नन ऑफ दिस। तो जनरली जो भी पैसा प्रोप्राइटर लगाता है अपने बिजनेस में उसे हम कहते हैं कैपिटल, क्योंकि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जो भी पर्सन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, चाहे वो कैश से हो, चाहे फिक्स्ड एसेट से हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गुड्स लगाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। कैपिटल के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, which qualitative characteristics of accounting information are reflected when accounting information is clearly presented। हम लोग किस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो लाते हैं कि हमें डिसीजन मेक करने के लिए ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे पहला ऑप्शन आता है कंपैरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी या रेलिवेंस या रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे सेकंड आंसर सही होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जब भी हम लोग जानते हैं कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही है, तो हम लोग उसे समझते हैं कि ये हमारे लायक है, हमारे बिजनेस के लायक है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसीज़न मेक करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द प्रोसेस
of recording, classifying and summarizing all the business transactions in order to know the financial result is called। जो भी प्रोसेस होता है सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में, क्लासीफाई करने में और उसे समराइज करने में कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ जाना चाहिए, ये चीज़ सही है या गलत है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं या अकाउंटिंग कहते हैं या जनरलाइजिंग कहते हैं या नन ऑफ दिस कहते हैं। जनरली जो भी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग होता है उसमें हम लोग जो भी क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, उसे हम लोग जनरली कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डेफिनेशन ही यही है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ये है अकाउंटिंग का इन डेफिनेशन, तो इसीलिए यहाँ पे अकाउंटिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है? बॉट फर्नीचर 10,000 फॉर बिजनेस, पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ 5,000, पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट 20,000, पेड सन्स फीस फ्रॉम बिजनेस 2,000। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जनरली हम लोग अगर फर्नीचर बॉट करते हैं बिजनेस के लिए तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हम लोग सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज़ को तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। जब भी हम लोग एम्प्लॉय को सैलरी नहीं पे करेंगे तो वो लोग हमारे बिजनेस में वर्क नहीं करेंगे। पेड सन्स फीस फ्रॉम बिजनेस, हम लोग बिजनेस के लिए अपने लड़के को पैसा दे रहे हैं तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। अब यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या है? पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट 20,000, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। यहाँ पे सी आंसर सही है क्योंकि हम लोग सन्स फीस को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से दे रहे हैं और वो भी उसके पर्सनल खर्चे के लिए, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? जनरली क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर इस सेट ऑफ बुक इज़ कॉल्ड। जो भी हम लोग सिस्टमेटिक मैनर में सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, लेजर कहते हैं या नन ऑफ दिस कहते हैं। जनरली जो भी हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। जो भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेली टू डेली बेसिस पे उसे हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? XYZ wants to buy a building for her new business today. Which of the following is the relevant data for her decision? अब यहाँ पे बता रहा है कि XYZ बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं फॉर न्यू बिजनेस के लिए। कौन सा रेलिवेंट डेटा होगा जो उन लोगों के लिए बेहतर होगा? सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड बिल्डिंग 2000 या 10 लाख। बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल 2003, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल 1998, बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005 25 लाख। अब यहाँ पे जो रेलिवेंट उन लोगों के लिए डेटा होगा वो होगा सिमिलर बिजनेस रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड बिल्डिंग 2000 रुपीज़ 10 लाख। ये इन लोगों के लिए रेलिवेंट डेटा होगा, ये इन लोगों के लिए सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है डिफाइन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग it is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of financial characteristics and interpreting result thereof। वहाँ पे बता रहा है कि यहाँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट के सर्टिफाइड जो पब्लिक अकाउंटेंट हैं उनके हिसाब से अकाउंटिंग का डेफिनेशन जो दिया गया है वो है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। जो जितने भी मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे रिकॉर्ड करना वो हम लोग अकाउंटिंग में लाते हैं। तो ये रही आज की क्लास। आज
आज हमने टॉप 10 MCQs डिस्कस किए हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 2, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 को लेकर के। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।